तो इसके बेसिस पर अब ये बताओ मेरे को सेक्युलर डिटर्मिनेंट किसका बनाएंगे। सेक्युलर डिटर्मिनेंट अगर इसका बनाना है, कितने कार्बन है उतना ही सेक्युलर डिटर्मिनेंट होगा, उतने इंटू उतना। ठीक है, कार्बन की संख्या है 3C एटम, हेंस 3 इंटू 3 होगा हमारा क्या, सेक्युलर डिटर्मिनेंट। समझ में आई ये चीज। अब देखो 3 इंटू 3 होगा, तो इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, तो इसके लिए जो हमको प्राप्त होता है, सबके लिए सेम मिला है। तो देखो इसके लिए सेक्युलर डिटर्मिनेंट लिखेंगे, तो ये अल्फा माइनस ई बीटा 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 अल्फा माइनस ई बीटा 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 अल्फा माइनस ई, ये हमको प्राप्त होता है सेक्युलर डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, तो क्या करते हो, डिवाइड बाय बीटा करते हो। तो देखो तो इसको डिवाइड बाय बीटा 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 ऐसा करते हो। एक ही स्टेप में मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि ये हम लोग को आइडिया हो चुका है, इसीलिए उसमें डायरेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, ये सब तो 1 1 1 0 नहीं होगा कोई सा, देखो 1 1। ठीक है, और क्या करते हैं यहाँ पे, अल्फा माइनस ई बाई बीटा इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में सेक्युलर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, इसको मान लीजिए x 1 1 हो गया। दूसरा देखो 1 x 1, ये वाला 1 1 x, बोलो इतना बनाना समझ में है। ठीक है, जब इसको हल करोगे तो क्या आएगा, इधर मिटा दें, इसको हल करोगे, नॉर्मल से हल करते हैं, पता है नॉर्मल हल होगा। देखो कैसे हल करेंगे, x 1 1 1 x 1 1 1 x, ये है, ये देखो ऐसा करोगे, x प्लस में रहेगा, ऑड है इसलिए, तो प्लस x, और इसका देखो x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। पहला वाला टर्म्स खत्म, दूसरा वाला देखिए, इसको छोड़ दो, 1 है माइनस में आएगा 1, क्योंकि ऑड इवन है, इवन के लिए माइनस। अब देखो इसमें बचा 1 इंटू एक्स, एक्स 1 इंटू 1 1 का स्क्वायर, या 1 समझ, स्क्वायर को लिखेंगे नहीं लिखेंगे तो भी सेम। अगला आ गया 1, क्या करोगे प्लस 1। ठीक है, अब ये वाला टर्म्स छोड़ देना है, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। बोल हल करना समझ में आया। चलो इसके बेसिस पर x का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, x तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, हो गया। चलो 1 के इसके साथ तो माइनस है, माइनस एक्स माइनस 1, तो ये चीज हो गया। आगे देखो प्लस है, प्लस 1 और माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स, इसको ऐसा हटा सकते हैं। ठीक है, बोलो गड़बड़ हुआ है क्या कहीं पे, क्योंकि इसका वैल्यू एक्स क्यूब 3x और 2 है। इसको हल करेंगे तो ये होगा एक्स क्यूब माइनस 1, इतना तो हो गया, माइनस
ये होगा माइनस एक्स। नहीं सर, एक तो भी आएगा इसमें फर्स्ट में। इसमें हाँ यहाँ ना एक्स आएगा। ये देखो माइनस एक्स हुआ और क्या है प्लस, हाँ माइनस माइनस प्लस वन। ठीक, अब देखो आगे ऑपरेट कर दी इसको तो ये हो जाएगा प्लस का प्लस ही, और हाँ ये माइनस ही, हाँ ये वन और ये हो जाएगा माइनस एक्स, डबल माइनस यहाँ पे तो माइनस ही इसका लिखे है ना, यह ऑपरेट करने के बाद। अब कोष्टक हटाएंगे तो क्या होगा, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कौन सा प्लस होगा सर वहाँ पर? नहीं नहीं, नीचे में यहाँ हाँ, वहाँ पर माइनस करोगे तब माइनस एक्स हो गया। ये पहले इसको ऑपरेट कर चुका मैं बोल रहा हूँ इसके साथ, तो इसको नहीं लिखते हैं ऐसे कर, ठीक है ऐसा। तो ये प्लस को भी लिखने की जरूरत नहीं है ये, ठीक है, लेकिन ये कि यहाँ पे प्लस है ऐसा समझ करके चले, ठीक है। तो ये इसको अगर माइनस ऑपरेट किया इसके साथ नहीं तो ये तो प्लस वन ही होगा, लेकिन इसका जो माइनस है वो इसके साथ ऑपरेट करेंगे तो ये होगा माइनस वन, नहीं प्लस वन और ये माइनस एक्स, ऐसा ही तो होगा। पहले देखो तो प्रोसेस क्या है, इसको ऑपरेट किया है समझ में, माइनस एक्स ये हो गया माइनस एक्स, इसके साथ तो प्लस वन, ठीक है। आगे देखो प्लस इसके साथ तो ये हो गया प्लस वन और प्लस माइनस एक्स तो माइनस एक्स, ठीक है। तो ये सबको मैं ऐसा हटा भी सकता हूँ ऐसा, ठीक है। तो देखो जैसा का तैसा लिख दिया हूँ सबको, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम थोड़ी है नहीं। अब देखो इसके बेसिस पर माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स क्या लिख सकता हूँ इसको, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स, क्यूब वाले है ना आगे, क्यूब वाला आगे लिख दिया हूँ इसको मैं, माइनस एक्स माइनस एक्स तो माइनस थ्री एक्स। अब देखो प्लस वन, ठीक है। तो क्या आया एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है। चलो इसके बेसिस पे तुम क्या कर सकते हो, हल कर सकते हैं इसका, तो क्या करोगे इससे हल करोगे, हाँ तो नॉर्मल इसको हल करोगे तो देखो तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर है और कितना है ये, तो यहां से हम क्या करते हैं एक्स को कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री कॉमन प्लस टू, नहीं कॉमन नहीं आएगा तो इसको तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ो तो कैसे तोड़ोगे, एक्स क्यूब को क्या ऐसा लिखा जा सकता है, थ्री आना चाहिए और टू आना चाहिए उसका घटाव और उसका गुणा, तो ये हो गया देखो तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, ठीक है। लेकिन हाँ इस साइड करेंगे तो बनेगा, इसको एक से कोई साइड करेंगे और वहां एक से उस साइड करेंगे तब आ जाएगा। ये तो आ तो गया, इसमें क्या कॉमन प्रॉब्लम, निकालते नहीं बनेगा वैसे में, अभी कॉमन निकालते नहीं बनेगा, हाँ इसको टू एक्स को इस साइड करेंगे तो इधर दो को कॉमन निकाल के आराम से बन जाएगा, और इधर एक्स को निकालेंगे करके बताओ क्या, हाँ रुको ना देख रहा हूँ मैं, तू बाहर नहीं निकल, ठीक है। नहीं निकला हाँ तो तुम्हें क्या कॉमन कॉमन क्या निकलेंगे, ये देखो ये दोनों टर्म्स हुए, ये दोनों टर्म्स हुए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं देखो एक्स बाहर निकला एक्स स्क्वायर और टू माइनस टू,
हो गया, -1 बाहर निकला तो x माइनस टू, x माइनस टू इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन अभी भी ठीक है, तो यहां से देखो तो क्या होगा, इसीलिए तो 10वीं पढ़ लेना तो x पर तोड़ सकते हैं, उसके बाद एक साथ लिख सकते हैं, x माइनस 1 हो जाएगा और x इंटू x माइनस 2 हो जाएगा। उसको हम लोग तो हाँ उसको डायरेक्ट लिखो, ये यहाँ का है वो हम लोग को प्रॉब्लम है ना सर। चलो यहाँ से क्या क्या आएगा इसको देखो, तो यहाँ से जब इसको हल करोगे तो आएगा x प्लस 2 एक आएगा और आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वैसे में आ जाता है काम। ऐसे में हाँ बोल रही हूँ, मतलब x ठीक तो स्क्वायर है है ना, उसको x पे इंटू में जोड़ देंगे, उसके बाद x माइनस 1 हाँ, और 1 into 1 और जो x का इंटू है उसमें कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग उससे स्क्वायर कर सकते हैं, तो x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, आ रहा है ना, हाँ तो ये आ गया, तो ऐसे बता दे ठीक है सर। ठीक है, तो ये हो गया, ये आ गया। अब ये आया तो इसके बेसिस पे देखो तो x इज इक्वल टू -2 होगा, इसके कारण क्या करोगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और प्लस उस साइड चला जाएगा तो ठीक है, ठीक है। अगला देखो x माइनस 1 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 0 होगा। चलो इसको हल करना आता है, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या करोगे, x का स्क्वायर तो ये उधर चला जाएगा तो प्लस 1, ठीक है, और x इज इक्वल टू अंडर रूट 1, ठीक है, यही होगा। और अंडर रूट 1 मतलब प्लस माइनस हाफ नहीं होगा, हाँ, अंडर रूट मतलब एक का अगर अंडर रूट है मतलब एक ही हो, तो प्लस माइनस 1 मतलब यहाँ से दो वैल्यू हमको प्राप्त हुई, x इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू -1। मतलब देखो यहाँ से टोटल कितने वैल्यू, कितने वैल्यू, 0 वैल्यू, 3 वैल्यू ना, x के एक +1 एक -1 दो वैल्यू हो गया, एक मिल गया -2। चलो ये हो गया, तो इस बेसिस पर ठीक है, इधर देखें आगे तो ये कैसे हल होगा। अगर मैं x इज इक्वल टू -2 लेकर के चलूं तो देखो तो x इज इक्वल टू लिखो अल्फा माइनस e बाई बीटा, ये लिखे हो तो इसको मैं क्या मॉडिफाइड कर सकता हूं, e इज इक्वल टू अल्फा माइनस, बोलो तो अल्फा प्लस 2 बीटा, देखो इसको लिख सकता हूं मैं क्या, तो x बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस e, ठीक है, x का वैल्यू -2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस e, ये देखो माइनस में है उस साइड जाएगा, प्लस में e जो है माइनस में वो इस साइड आएगा तो प्लस, ठीक है। अगर देखो तो x इज इक्वल टू +1 अगर रखूं और x इज इक्वल टू -1 तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस e, +1 के केस में और -1 के केस में, +1 अगर लेता हूं तो यहाँ पे अगर +1 लूंगा तो इधर आएगा तो क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा होगा, +1 के केस में प्लस है इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा तो ये माइनस बीटा, मतलब
ऐसा। और ई इधर आ गया है तो इस कंडीशन में ई प्लस में रहेगा। अगला देखो -1 लेकर के चलूं तो -1 लेकर के चलूंगा तो क्या हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू इधर -1 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। बोलो ये 3 एनर्जी लेवल समझ में आए कि नहीं? ये 3 एनर्जी लेवल समझ में आए कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं किया है। ऐसा नहीं किया है। इसमें क्या दिया है, तो इसके सिर्फ 2 ही वैल्यू हमको मिले। कौन सा, एक ये और एक ये। इसमें क्या किया है, इसको डिजनरेट कर दिया है। डिजनरेट, तो डिजनरेट किया है तो ये वाला वैल्यू हमको प्राप्त नहीं दिया। नहीं हाँ, ये है बुद्धू बनाने के लिए कुछ भी बना सकते हो। अब ये है कि बुक वाला वैसा है ना, तो इस बेसिस पे देखो हमको क्या मिल रहा है, एनर्जी लेवल 3 मिलेंगे हमको, एनर्जी लेवल 3 मिलेंगे। लेकिन क्या होगा, तो एक जो है वो इतने में प्राप्त होगा, दूसरा जो है यहाँ पे x इज इक्वल टू +1 जो है वह डिजनरेट प्राप्त होगा। डिजनरेट करने का मतलब है 2 ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी वो सेम। तो इस बेसिस पर यहाँ पे हमको देखो E1 क्या मिला है, तो E1 मिला है ये, E2 ये, और E3 भी हमको अल्फा माइनस बीटा ही प्राप्त। मतलब इसके 3 वैल्यू मिले, इसके 3 वैल्यू मिले। तो 3 वैल्यू के बेसिस पर यहाँ पे हमको ये और ये और ये 3 प्राप्त। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जब हम एनर्जी लेवल ड्रॉ करें तो एनर्जी लेवल देखो तो क्या लिखते हो, पहले अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद आता है हमारा 0 वाला लेवल या फिर जिसको बोलते हो सिर्फ अल्फा। उसके बाद आता है क्या, तो अल्फा माइनस बीटा, और उसके बाद ऊपर आता है अल्फा माइनस 2 बीटा। ये एनर्जी लेवल आते हैं। तो इसमें से ये तो हो गया इसका स्केल, जैसे उसमें स्केल डाले थे ऐसे ही स्केल। अब यहाँ जो जो प्राप्त हो रहा है उस चीज को लिखें। तो देखो तो एक एनर्जी E1 प्राप्त हो रहा है कितने पर, अल्फा प्लस 2 बीटा पर, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक एनर्जी लेवल मिला जिसको हम लोग देंगे sin 1। और इसके लिए जो वैल्यू है वो होगा क्या, तो अल्फा प्लस 2 बीटा। क्लियर है ये चीज? अगला देखो तो अगला क्या बोलता है, तो E2 और E3 अल्फा माइनस बीटा पर प्राप्त हो रहा है। देखो अल्फा प्लस बीटा पर नहीं है, नहीं 0 पर है, तो बचा कहाँ अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे एक एनर्जी लेवल और यहाँ पे एक एनर्जी लेवल, क्योंकि दोनों डिजनरेट है। तो इसको हम लोग देंगे sin 2 और इसको देंगे sin 3। इसका वैल्यू होगा अल्फा माइनस बीटा और इसका भी वैल्यू होगा अल्फा माइनस बीटा। ऐसा वो सेम है तभी पता चल रहा है कि हाँ, दोनों अगर सेम है मतलब एक ही लेवल पर उपस्थित है तब बोलते हैं हम लोग उसको डीजनरेट एनर्जी लेवल। जैसे p ऑर्बिटल सुने हो, p ऑर्बिटल k px py और pz ऐसे ही लिखते हैं। और यहाँ पे हम बोलेंगे कि यह तीनों एक लेवल पे क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी समान होती है। तीनों की एनर्जी समान होती है तो उसको ट्रिपली डिजनरेट कहा जाता है, ट्रिपली डिजनरेट। उसके बाद देखे होगी डी ऑर्बिटल का, उसको भी एक साथ दिखा दे। तो इसको क्या बोलते हैं, डी ऑर्बिटल को 5 है, तो क्या बोलोगे
हाँ वो तो उसका नाम है, लेकिन सबके सबकी अगर एनर्जी बराबर है तो उसको बोलेंगे कितना टू है, तो 1 2 3 4 5, तो पेंटाडिजन। ठीक है, लेकिन स्प्लिटिंग होता है तो उसमें 3 नीचे 2 ऊपर हो जाते हैं, तो उसमें ऊपर जो होगा 2 Eg और T2G, दोनों में ये चेंज हो जाता है। तो देखो T2G, तो T इसीलिए लिखा रहता है क्योंकि वहां पे 3 ऑर्बिटल उपस्थित, E इसीलिए लिखा रहता है क्योंकि वहां 2 ऑर्बिटल उपस्थित है, इसलिए उसको डबली बोलते हैं, डबली डिजेनरेट एंड ट्रिपली डिजेनरेट। तो ऐसे ही यहाँ पे हमको क्या मिलता है, तो डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बेस का, इसको हटाओ। अब देखो ये मिला हमको, ठीक है, अब ये मिला है हमको, खींचे हो इधर का हो गया, नहीं हुआ है, चलो छोड़ो, बन जाएगा ये। तो इसमें बोलो मेरे को कि यह कौन सा बॉन्ड, कौन सा ऑर्बिटल है, तो ये होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये दोनों हो गए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्लियर है। अब इसमें होमो और लोमो देखने के लिए हमको सबसे पहले जाना पड़ेगा किसके पास, तो किसके लिए तुम निकाल रहे हो, उसके पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखे थे केट आयन के लिए, देखो तो केट आयन, और दूसरा में लिखे थे किसका, रेडिकल, और तीसरा लिखे थे किसका, एनायन। कितने इलेक्ट्रॉन केट आयन में, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब यही होगा, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, समझ में आया। अगला देखो रेडिकल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लिखे थे, 3 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उसके लिए देखो एनायन के लिए कितना लिखे थे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये देखो ठीक है। चलो बोलो लोमो कौन, होमो कौन, तो इसमें से केट आयन के लिए होमो होगा साइन 1 और लोमो होगा, बोलो नहीं, साइन 2 एंड साइन 3 दोनों की एनर्जी सेम है, तो वह दोनों में जा सकता है, कहने का मतलब या तो साइन 2 में जा सकता है या तो साइन 3 में जा सकता है, तो यहाँ पे होगा ये क्या, तो लोमो दोनों LUL, और यहाँ पे लिखोगे साइन 2 इज इक्वल टू साइन 3। ठीक है, अगला देखो रेडिकल के लिए क्या बोलना पसंद करोगे, होमो कौन, साइन 2 एंड साइन 3 दोनों ही होमो होगा, ये जरूरी नहीं है भाई डिक्रीज में लिख दिया साइन 2 में आ गया है, लेकिन वो क्या होगा, दोनों में, यहाँ भी आ सकता है वहां भी आ सकता है, तो ये होगा हमारा होमो। तो लोमो कौन होगा, जो अनपॉसिबल है। चलो इसमें देखें होमो, होमो कौन होगा, साइन 2 एंड साइन 3। तो इस बेसिस पे हम लोग इसके लिए, किसके लिए, साइक्लोप्रोपेनाइल रेडिकल के लिए इलेक्ट्रॉन का कॉन्फर्मेशन देखते हैं कि ये होता है, एटाइन के लिए अलग, एनाइन के लिए अलग, और ये रेडिकल के लिए अलग। ठीक है, आगे इसमें देखें तो इसी के बेसिस पर डीलोकेलाइजेशन एनर्जी, सॉरी पहले तो पाई बॉन्डिंग एनर्जी निकालना है हमको। तो पहला देखते हैं पाई बॉन्डिंग एनर्जी, पाई बॉन्ड एनर्जी, या फिर इसको बोलते हो ई पाई। तो देखो पहले मैं केटाइन के निकाल रहा हूं, इसलिए उस पे प्लस लिख दिया, ई पर प्लस लिख दिया, केटाइन के लिए है इसलिए। चलो क्या करते हो, एनर्जी इलेक्ट्रॉन कहां उपस्थित है, अल्फा प्लस 2 बीटा पर, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, 2, तो क्या लिखूंगा फॉर्मूला, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा लिख सकता हूं। चलो इसका हल करोगे तो क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 4 बीटा होगा ई पाई केटाइन। समझ में आया ये चीज, चलो आगे देखो, ई पाई फॉर रेडिकल, देखो स्टार भी हम मतलब रेडिकल, 2 इलेक्ट्रॉन कहां उपस्थित है,
तो 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है अल्फा प्लस 2 बीटा पर, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित है अल्फा माइनस बीटा पर। ठीक है, तो क्या करूंगा, तो इसमें हो जाएगा प्लस अल्फा माइनस बीटा पर कितने इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा लिखूंगा। ठीक है, हल करो तो इसको, तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 1 अल्फा माइनस 1। ठीक है, हल करने के बाद कितना आएगा, देखो तो 2 अल्फा प्लस में है दोनों 3 अल्फा प्लस प्लस बीटा है मतलब 4 बीटा है और माइनस 1 बीटा, तो एक घट जाएगा तो क्या आएगा, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अगला देखो ई पाई एन के लिए, तो क्या बोलोगे, क्या बोलना पसंद करोगे, 2 इंटू अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों ही किस पर है, हाँ, तो इसको या तो मैं ऐसे लिखूं, देखो तो 1 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा पे है ना, ऐसा लिखूं। ठीक है, या तो कंबाइन लिख सकता था उसको क्या, तो 2 अल्फा माइनस बीटा, इससे जो पहले पढ़े, समझ में आया, तो ऐसे लिख सकता था। ठीक है, तो ये है कि ऐसे ही लिख देते हैं, तो देखो इसमें हल करोगे तो क्या होगा 2 अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा माइनस, यही होगा। हल कर दो इसको, अल्फा प्लस में है क्या हो गया 4 अल्फा माइनस माइनस तो 2 बीटा और वो भी माइनस में, तो इससे घट जाएगा तो 2 बीटा, तो ई पाई माइनस के लिए जो एनर्जी होगा वो कितने का होगा 4 अल्फा प्लस 2 बीटा का एनर्जी होगा। बोलो समझ में आया ये चीज। चलो इसके लिए देखें अब हम क्या, तो इसके लिए डीलोकलाइजेशन एनर्जी, डीलोकलाइजेशन एनर्जी या फिर रेजोनेंस एनर्जी इसी को बोलते हैं हम लोग। तो रेजोनेंस एनर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखो तो डी एनर्जी फॉर प्लस, तो प्लस आयन के लिए क्या करते हैं, तो प्लस आयन के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे 2 अल्फा प्लस बीटा, सॉरी बीटा माइनस 2 अल्फा प्लस 4 बीटा, ये वैल्यू देखो तो 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा प्लस 4 बीटा, तो इसको अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2 अल्फा माइनस 4 बीटा, और इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो कौन सा बच रहा है, तो माइनस 2 बीटा एनर्जी फॉर एटॉम, उसको उल्टा लिख दिए हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल्स हैं 2 प्लस अल्फा एंड बीटा डीलोकलाइज होगा, तो ये देखो तो मैं बताया उस समय कि यहाँ पे जहां देखो ये ऑर्बिटल खाली, तो उसमें भी क्या लिखे थे हम लोग 2 ऑर्बिटल खाली था, उसी पर इसका मतलब मेन इसका बेस लेकर के चलना है, ऐसा बोले थे। प्लस इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वह देखो सबसे पहले कहां पहुंचेगा, तो यहीं पे पहुंचेगा, तो डीलोकलाइज होकर के अल्फा प्लस बीटा पर ही जा सकता है, तो इसलिए इसको क्या किया है 2 इलेक्ट्रॉन जो है वह इस जो अनपॉसिबल जो अल्फा प्लस बीटा है वहां जाएगा, इसलिए इसको ऐसा लिखा। ठीक है, और किससे जा रहा है, तो माइनस करके किस एनर्जी से जा रहा है,
क्योंकि पाई बॉन्डिंग एनर्जी निकाले हैं, पाई बॉन्ड एनर्जी, तो इससे यहाँ जा रहा है, इस चीज को ये दिखाता है। तो इसके लिए डीलोकलाइजेशन एनर्जी हमको 2 बीटा प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे ही आगे देखो तो बी ये हो गया हमारा रेडिकल के लिए। तो रेडिकल का क्या होता है, तो ऐसे ही लिखेंगे 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, तो ये है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। तो इस बेसिस पे यह क्या हो जाएगा, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। बोलो तो कितना आएगा, अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें ये वाला लेवल भी इन्वॉल्व किया है, इसके लिए क्या होगा, अल्फा भी इन्वॉल्व होगा, मतलब ये तो इन्वॉल्व होगा ही, साथ ही साथ ये अल्फा, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक ही अल्फा प्लस बीटा ही लेवल पे पॉसिबल नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल पे 3 इलेक्ट्रॉन भरा नहीं जा सकता, तो एक उसके ऊपर जो पॉसिबल होगा उसको हमको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो ये देखो तो इसमें करना पड़ेगा प्लस अल्फा, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये रख सकता है और इसके पास टोटल है 1, एक और इलेक्ट्रॉन, तो इस कंडीशन में एक, ठीक है। तो ये हो गया, और इसमें क्या करोगे, तो इस पर हम करेंगे -2, कितना एनर्जी इस पर, 3 अल्फा प्लस 3, तो देखो तो ये क्या हो जाएगा, 3 अल्फा हो जाएगा प्लस 2 बीटा हो जाएगा माइनस 3 अल्फा माइनस 3 बीटा होगा। तो बोलो कैंसिल हो जाएगा, इसमें देखोगे तो माइनस बीटा बस आएगा, तो इसके लिए डीलोकलाइजेशन एनर्जी, इसके लिए रेडिकल के लिए कितना आएगा, हाँ तो कितना हो गया है, और एट लास्ट है हो गया ना, लास्ट किसके लिए निकालोगी, एन आयन के लिए। तो अब देखो एन आयन के लिए निकालना चाहोगे तो ये होगा, डीलोकलाइजेशन एनर्जी फॉर एन आयन इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की कैपेसिटी क्या होगी, तो 2 की होगी। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 4 को कवर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 2 अल्फा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा में अब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 3 था तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 अल्फा लिए थे, वही चीज अब यहाँ पे देखो तो क्या है, तो यहाँ जो अल्फा होगा यहाँ पे हम बताएंगे कि 2 अल्फा होगा, 2 अल्फा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो है वह अल्फा पे जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे 2 अल्फा, इस पर लिखे थे 1 अल्फा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन था, अल्फा लेवल पे आ रहा था, ठीक है। तो या इसको ये लिखे थे, समझो 1 दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन को, अल्फा दिखा रहा है इस लेवल पे, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 अल्फा लिख रहे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और हैं एक्स्ट्रा, वो किस पर आएंगे, तो अल्फा लेवल, तो ये चीज दिखा रहा है। अब देखो इसके लिए क्या आएगा, तो इसके लिए वैल्यू हम लोग लाए थे, तो ये हो जाएगा 4 अल्फा प्लस 2 देखो 2 और 2 4 अल्फा हो गया प्लस 2 बीटा हो गया माइनस, बोलो 4 अल्फा माइनस 2 बीटा, ठीक है। मतलब समझ में आया, ये इससे पूरी तरह कैंसिल आउट, ये इससे पूरा कैंसिल आउट, तो बचा क्या इसके लिए, तो कहने का मतलब है कि जो हमारा होगा क्या, एन आयन
उसमें डीलोकेलाइजेशन एनर्जी क्या होती है? 0। साइक्लोप्रोपेनाइल एनाइन जो है उस पर डीलोकेलाइजेशन एनर्जी 0। इसी प्रकार से रेडिकल पे देखें तो इसकी डीलोकेलाइजेशन एनर्जी होती है -बीटा और इसकी डीलोकेलाइजेशन एनर्जी होती है -2 बीटा। इस प्रकार से इसके कैलकुलेशन को देखते डीलोकेलाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीलोकेलाइजेशन एनर्जी। तो इस बेसिस पे स्टेबिलिटी बताओ तो ये हो गया क्या? बोलो तो तीन कौन? स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपेनाइल केटायन रेडिकल एंड एनायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? एनायन। सबसे कम स्टेबल होता है एनायन। क्यों? हाँ, कारण वो भी है, लेकिन ये कि मेन तुम लोग देखो ना उसको अच्छे से। ये देखो, ये है ऐसा, ठीक है, ये है ऐसा, ये है ऐसा। पाई इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे याद आ रहा होगा तो हगल्स रूल, हगल रूल पढ़े हो? जो हगल्स रूल लागू करता है, साथ ही साथ साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी देना चाहिए, तो वही स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होता है, मतलब एरोमेटिक होता है। और एरोमेटिक होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। एरोमेटिक तो दोनों भी है। कौन सा? ये और ये और ये तीनों देगा, मतलब दोनों देंगे। मैं रेडिकल को नहीं जानती, लेकिन केटायन और दोनों दे, मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर तीनों के होंगे, तीन तीन होंगे तीनों के, क्योंकि तीन ही कार्बन है तो तीन तीन पॉसिबल है। कार्बन 1 पे प्लस है, कार्बन 2 पे पॉसिबल होगा, कार्बन 3 पे पॉसिबल, ऐसे ही सब। ठीक है, तो तीनों की तीनों तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेस पे हम नहीं बता सकते, क्योंकि उस दिन पढ़ा रहा था मैं, जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा वह उतना ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो उसके बेसिस पे तो तीनों की सेम स्टेबिलिटी, तीन तीन बनेगा। उसके अलावा देखें तो एरोमेटिक करेक्टर, तो एरोमेटिक करेक्टर किस में है? एंटी एरोमेटिक। हकल रूल पढ़े हो? हकल रूल में क्या पढ़े हो? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वह एरोमेटिक। साथ ही साथ स्ट्रक्चर भी देखो, एरोमेटिसिटी के तीन मेन बेस होते हैं। पहला कंजुगेटेड होना चाहिए, पहला रूल। दूसरा होता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को लागू करना चाहिए, और तीसरा होता है प्लेनर होना चाहिए। नहीं है, सिर्फ दो प्लेनर हैं इसमें। हाँ, तुम लोग अभी कार्ब एनायन नहीं पढ़े, और कार्ब एनायन के sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब प्लेनर नहीं हो। समझ में आया? तो यहाँ देखो तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड हो गया, और तीसरा बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, और ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। एक एक के जगह में ये जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पे होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे देखोगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? तो प्लेनर कौन कौन सा? ये प्लेनर, ये प्लेनर, ये हो गया हमारा नॉन प्लेनर। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखो कंजुगेशन है कि नहीं? तो रेजोनेंस दे रहा है, मतलब कंजुगेशन है तीनों में, तो कंजुगेशन है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो सपोज मैं यहाँ पे n = 0 मान करके चलूं, 0 मान करके चलूं, क्या हो जाएगा? 4 × 0 हो गया 0 + 2, मतलब कितना पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है कि नहीं? इसमें है कि नहीं? नहीं, 3 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, है ना? तो उसमें नहीं है, मतलब लागू कौन किया?
ये लागू किया। साथ में प्लेनर मतलब sp2, तो यह हो गया क्या, एरोमेटिक। ठीक है, और ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। होना चाहिए ना, क्यों, तो एंटी एरोमेटिक होने के लिए क्या चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो n इज इक्वल टू, अगर मैं 1 रखूं, देखो तो 4 में 1 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो यह क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक, लेकिन यह एंटी एरोमेटिक भी नहीं है। क्यों, क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए तभी वह एंटी एरोमेटिक हो। तो प्लेनर स्ट्रक्चर है क्या sp3 के कारण, नहीं है, इसलिए यह मॉलिक्यूल होता है नॉन एरोमेटिक, या हाँ नॉन एरोमेटिक। इसको एरोमेटिसिटी जब पढ़ेंगे ना तो मजा आएगा, इसको देखना है। तो देखो क्या होता है, एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और सबसे कम स्टेबल एंटी एरोमेटिक। ठीक है, और इनके बीच में नॉन एरोमेटिक जो है वह एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन एरोमेटिक से कम स्टेबल। ठीक है, और उसके बाद आता है होमो एरोमेटिसिटी। तो होमो एरोमेटिसिटी नॉन एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी से ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन एरोमेटिसिटी से कम स्टेबल। मतलब क्या होता है, एरोमेटिक का कैरेक्टर देखोगे तो एरोमेटिक, एरोमेटिक पूरा लिखते हैं, एरोमेटिक मोर स्टेबल होता है होमो एरोमेटिक से, और होमो एरोमेटिक जो है वह मोर स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक से, और नॉन एरोमेटिक जो है वह कम स्टेबल होता है किससे, तो एंटी एरोमेटिक। ये होता है इसका। ठीक है, तो जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो इस कंडीशन के बेसिस पे सबसे ज्यादा स्टेबल देखो एरोमेटिक है, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक है, उसके बाद देखो इसको हम एरोमेटिसिटी की बेसिस पे नहीं बता रहे हैं, ना ही वो एरोमेटिक बोल रहे हैं, ना ही नॉन एरोमेटिक है, लेकिन यहाँ पे देखें तो प्लेनर स्ट्रक्चर है और इलेक्ट्रॉन इसको लागू नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, तो यह होगा नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक यह भी और नॉन एरोमेटिक यह भी, दोनों के दोनों। तो देखो दोनों स्टेबिलिटी में किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों के 3-3 है, दोनों नॉन एरोमेटिक है। हाँ, क्योंकि यह प्लेनर है इसलिए यह ज्यादा स्टेबल होगा, और ये नॉन प्लेनर होने के कारण से कम स्टेबल होगा। तो इस बेसिस पे हो गया हमारा क्या, स्टेबिलिटी। आप इसमें देखें तो ये डायन जो है वो मोस्ट स्टेबल होता है रेडिकल से, और रेडिकल जो है वो मोस्ट स्टेबल होता है एनहाइड्राइड से। तो ये ऐसा है। इसके लिए देखो किसी भी बुक में नहीं दिया गया है बॉन्ड ऑर्डर को, क्या नहीं दिया गया है, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको इजीली क्लोज करेंगे। हाँ, एरोमेटिसिटी है, एंटी एरोमेटिसिटी है, होमो एरोमेटिसिटी है, सब है। और इसमें टाइम कितना हुआ, 10 तो देखो इतने में तुम्हारा ये एमओ वाला कंप्लीट। ठीक है, सेकंड चैप्टर। उससे पहले वाला चैप्टर में क्या है, देखो चलो इसको शुरू कर ही देते हैं। हो गया ना, तुम लोग को फाइनल ईयर में पढ़ाया था, कुछ याद होगा तो
नहीं पढ़ा है, हो गया ये कैसे कैसे है ये समझ में आ रहा है नहीं है? आ रहा है। यहाँ से ये अलग था और यहाँ से ये वाला ऊपर का था, ठीक है। चलो इसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखो, रसेल्स सोल्डर कपलिंग सुने हो? पढ़ी हो रसेल्स सोल्डर्स कपलिंग टर्म सिंबल तो देखो इसमें मैं डिटेल को फोटो खींच के अभी डाल देना ग्रुप, मैं इसका मेन कॉन्सेप्ट का सीधा बता रहा हूं, बनेगा ग्रुप पे डाल हो गया मैं डाल दूंगा, हाँ उसके बाद बन जाएगा, खींचने में टाइम लगेगा, तुम खींच करके मेरे को भेज देना, मैं उसको ग्रुप में डाल दूंगा, चलेगा। तो देखो इसमें एक फर्स्ट वर्ड बोल रहा है रसेल्स सोल्डर्स कपलिंग। कपलिंग रसेल्स सोल्डर कपलिंग में देखें हम तो इसका इंट्रोडक्शन जो है वो भेजूंगा, उससे लिखना कि कैसे करें। कॉन्सेप्ट तो थोड़ा बचा है तो समझा देंगे, थोड़ा सा बचा नहीं है, शुरू है कोई तो टाइम थोड़ा सा है। हाँ करना थोड़ा सा, हाँ चलो कल इसको एक काम करता हूँ, मैं अभी मेन कॉन्सेप्ट बता देता हूँ क्या होता है और उसको ना भेज दिए रहने चाहिए, इसको तुम लोग नोट करना, पूरा नोट कर लिएगा क्योंकि लिखने का तरीका पूरा दिया हुआ है, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट क्या है उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, तो रसेल्स सोल्डर्स नामक जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या दिया, तो एक कपलिंग कांस्टेंट जो है वो प्रोवाइड किया, तो इसलिए इसको रसेल्स सोल्डर्स कपलिंग कहते हैं। इसको जो है दूसरा नाम देखें इसका, तो दूसरा नाम इसको बोला जाता है स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो इसके लिए हमको तीन चीज जो है वह जानना पड़ता है। तो देखो तो क्या होता है, पहला चीज बोलता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, सॉरी स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर, तो इसको स्मॉल एस से दिखाया जाता है। क्या बोल रहे हैं देखो, स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एस से दिखाया जाता है, ठीक है। दूसरा इसमें बोल रहा है ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एल से दिखाया जाता है। एक स्पिन दिखाते हैं पता है, एल से एजीमुथल क्वांटम नंबर दिखाते हो, उसी को ही हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर स्मॉल एल, ठीक है। इसके अलावा चौथा वर्ड यूज करते हैं हम लोग क्या, तो रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम। देखो क्या है चौथा वर्ड, तीसरा वर्ड ये होता है रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्या बोल रहे हैं, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसको कैपिटल एस से दिखाते हैं। और चौथा होता है हमारा रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम कैपिटल एल से दिखाते हैं, ठीक है। चार टर्म्स हैं, स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर स्मॉल एस, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर
स्मॉल एल। रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एस। रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एस। क्लियर है ये चीज? तो ये थी। अब इसके बेसिस पे ये बताओ, रसेल्स सोंडर्स कपलिंग जो है या स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग क्यों बोला गया? तो ये देखो तो, स्पिन मतलब कैपिटल एस और ऑर्बिटल मतलब कैपिटल एल कपलिंग, इसलिए इसको तीसरा नाम दिया जाता है एल एस कपलिंग। पहला नाम क्यों पड़ा? क्योंकि रसेल्स और सोंडर्स ने दिया इसलिए। दूसरा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि स्पिन और ऑर्बिटल के कपलिंग से यह टर्म्स जनरेट होता है इसलिए। तीसरा नाम देखो, एल का मतलब होता है ऑर्बिटल, एस का मतलब होता है स्पिन, इसलिए इसको एल एस कपलिंग भी कहते हैं। क्लियर है? तो अब एल एस कपलिंग को समझने के लिए हमको मेन फिर से 4 बेस का यूज करेंगे। तो पहला होता है, इसको समझने के लिए पहला जो बेस होगा वो होगा ए एनर्जी लेवल इन एटम। एनर्जी लेवल इन एटम, पहला हमको जानना पड़ेगा कि एटम्स की जो एनर्जी लेवल है वो कैसे है। ठीक है। दूसरा हमको जानना पड़ेगा कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। दूसरा देखना पड़ेगा कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। तीसरा हमको देखना पड़ेगा कपलिंग ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। और चौथा होता है हमारा, या डी होता है स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। ठीक है। ये 4 बेस हमको जानना पड़ेगा एल एस कपलिंग को समझने के लिए। तो इसमें फर्स्ट हम लोग डिटेलाइज करेंगे एनर्जी लेवल इन एटम। पहला है एनर्जी लेवल्स इन एटम, एटम का एनर्जी लेवल। तो देखो तो, अगर मैं बोलूं तुमको 2p पर 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं ऐसा बोल देता हूं, क्या बोल दूं? देखो तो, 2p ऑर्बिटल है, उस पर 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। मतलब क्या समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब क्या समझ में आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन, हाँ 1 इलेक्ट्रॉन है किस पर? 2p पर। 2p क्या होता है? 2p ऑर्बिटल होता है हमारा ये, px वाला भी, py वाला भी, pz वाला भी। क्लियर है? मतलब यह इलेक्ट्रॉन इस पर है तो किसी भी पर हो सकता है। कैसे? तो देखो कितने तरह से हो सकता है। पहला हो सकता है ये, ठीक है। दूसरा देखो तो ये, तीसरा देखो तो ये, हो गया। चौथा देखें, पांचवा देखें, छठवां देखें। इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? अगर एक इलेक्ट्रॉन है बोला हूं उसमें, देखो कितना तो हो गया, 1 2 3 4 5 6। मतलब 2p पर 1 इलेक्ट्रॉन है बोल रहा हूं, वह इलेक्ट्रॉन 6 तरीके से पॉसिबल है। कैसे 6 तरीके से? देखो, px पर पैरेलल सीधा रहता है, उसको बोलते हैं पैरेलल। ठीक है। py पर पैरेलल, pz पर पैरेलल, 3 तरीका अलग अलग हुआ।
P x पर है लेकिन एंटी पैरेलल, एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, पैरेलल नहीं बोलेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो, क्लॉकवाइज 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 में है। यहाँ पे ये क्या है, तो P x पर एंटी क्लॉकवाइज उपस्थित है, P y पर एंटी क्लॉकवाइज उपस्थित है और P z पर एंटी क्लॉकवाइज उपस्थित है। तो ये जो हमको स्टेट मिले, ऐसा हम क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे p ऑर्बिटल जो होते हैं px py pz, ये डिजनरेट ऑर्बिटल होने के कारण से ऐसा हम इसको लिख पा रहे हैं। क्लियर है? तो डिजनरेट ऑर्बिटल में उपस्थित होने के कारण डिजनरेट ऑर्बिटल, मतलब इसकी तीनों की एनर्जी सेम है, तभी उन ऑर्बिटल को हम डिजनरेट ऑर्बिटल बोलेंगे। यहाँ पे 2s और 2p ऑर्बिटल को मैं पूछूं तो यहाँ पे तुम ये नहीं बोल सकते कि 2s 2p ऑर्बिटल एक दूसरे के डिजनरेट, क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी डिफरेंट है, दोनों की एनर्जी में अंतर है। क्लियर है ये चीज? तो इस बेसिस पर ये, तो देखो ये जो तरीका हम देखे कितने प्रकार से भरा जा सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो स्टेट ऑफ 2p1 इलेक्ट्रॉन। तो कितने माइक्रो स्टेट हुए इसके? 6। इसके 2p1 इलेक्ट्रॉन के 6 माइक्रो स्टेट। जितने तरीके से हम भर सकते हैं वो होता है उसका माइक्रो स्टेट, ठीक है। तो जितने तरीके से भरे तो 6 तरीके से भर सकते हैं, इसलिए यह क्या होगा, माइक्रो स्टेट 6। अब अगर मैं बोलूं 2p ऑर्बिटल पर 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहा हूं, 2p ऑर्बिटल पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करोगे, तो देखो तो ये हो गया पहला, देखो ऐसा होगा, ठीक है। दूसरा देखो, तीसरा देखो, ठीक है, इसी के अपोजिट हो जाएगा, देखो इसमें कितने हो गए, 6। इसके अलावा भी है क्या, है, हो सकते हैं, देखो हाँ, तो देखो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, इसके अलावा भी भर सकते हैं क्या, हाँ। देखो क्या होगा, ये सीधा, ये उल्टा, ये उल्टा, तो ये सीधा, समझ में आया? आगे देखो, इसका काम खत्म, इसका देखो, तो ये सीधा तो ये उल्टा, अब उसी का अपोजिट, ये उल्टा ये सीधा, हो गया इसका। इसका देखो, ये सीधा तो ये उल्टा, और देखो ये उल्टा तो ये सीधा, हो गया। और है क्या, कितने हुए, 1 2 3 4 5 या 15, इससे और नहीं भर सकते, इससे और नहीं, देखो इससे और नहीं भरा जा सकता, ठीक है। तो बोलो 2p और 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उसके लिए माइक्रो स्टेट कितना है, 15। समझ में आया? मतलब हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा क्या, तो एनर्जी लेवल्स इन एटम, एटम्स में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं इस चीज, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन जो है इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे। बी पर, बी क्या है, कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, उसके बाद कपलिंग ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंट, ठीक है। लिखने का तरीका देखो, मैं थ्योरी से नहीं लिखाऊंगा क्योंकि हिंदी इंग्लिश करके लिखा हुआ है इसे, तो समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है। तो लिख इसको लेना और समझना यहाँ, ठीक है। ये देखो, एक पेज, 2 पेज, फिर तीसरा, फिर चौथा,
ये 5वां, ये 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और ये क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी का 15, 16 ऐसे इसको इतने तक कीजिए। अब तो वही पर आइए हाँ ये चल जाता है ये क्या है ये इसको छोड़ दे रहा हूँ मैं।